जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तब तृतीय राइख की मशीनरी बिखर गई। जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ एसएस के सैनिक, जो नाजी शासन की सबसे भयावह संस्थाओं में से एक थे, विभिन्न भाग्य का सामना करने लगे। कुछ को पकड़कर मुकदमा चलाया गया, कुछ दशकों तक गायब रहने में सफल रहे, जबकि एक छोटा समूह झूठी पहचान के साथ समाज में पुनः सम्मिलित हो गया। हालांकि राइख का पतन उसके विरासत का अंत नहीं था, न ही इसने उसके कई जिम्मेदार लोगों को न्याय से बचने से रोका। वर्षों के दौरान सहयोगी देशों, मोसाद और विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने होलोकॉस्ट और अन्य युद्ध अपराधों के जिम्मेदारों के खिलाफ एक वैश्विक शिकार अभियान शुरू किया। न्यूरेमबर्ग के मुकदमों से लेकर दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व में गुप्त अभियानों तक ये पीछा 7 से अधिक दशकों तक फैला रहा। नाजी युद्ध अपराधियों का पीछा कैसे किया गया और उनका क्या अंजाम हुआ? राइख खंडहरों में पराजय की ओर मार्ग। 1944 के अंत तक न केवल धुरी शक्तियां बल्कि सहयोगी भी समझ गए थे कि युद्ध का पलड़ा नाजी जर्मनी के खिलाफ अपरिवर्तनीय रूप से झुक चुका है। जो कभी एक मजबूत शासन था, वह तेजी से बिखरने लगा। हिटलर ने अपनी सेनाओं पर नियंत्रण खो दिया और उसके अपने ही दायरे में षड्यंत्र उभरने लगे। ऑपरेशन वल्कीरी, जिसे चरम संकट की स्थिति में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने के आपात तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था, अंततः उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा हिटलर की हत्या के प्रयास में बदल गया। तख्तापलट को अंजाम देने और सेना को फ्यूरर के प्रति निष्ठा की शपथ से मुक्त करने के लिए उसका अंत जरूरी समझा गया। हालांकि षड्यंत्र विफल रहा और हिटलर 1945 में पूर्ण पतन तक सत्ता में बना रहा। जब ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं फ्रांस की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रही थीं, तब सोवियत सेनाओं ने पूरब से अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। 1945 की शुरुआत में वे जर्मन राजधानी के निकट तेजी से बढ़ रहे थे। नाजी उच्च कमांडर फ्यूरर के बंकर में आ जा रहे थे, पर अपनी सेनाओं की खूनी हार को रोकने का कोई प्रभावी तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। निर्दयतापूर्ण बमबारी ने कई शहरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि हिटलर का संपूर्ण प्रभुत्व का सपना चकनाचूर हो रहा था। बर्लिन, जो शासन का प्रतीक था, युद्ध का केंद्र बन गया। अपनी भूमिगत किले में शरण लिए हुए हिटलर धीरे धीरे वास्तविकता से पूरी तरह कटने लगा। जोसेफ गोएबल्स, जो प्रचार तंत्र का प्रमुख था, उसे काल्पनिक जीतों की झूठी रिपोर्टों के जरिए भ्रम की दुनिया में बनाए रखे हुए था, जबकि सोवियत तोपखाना थोड़ी दूरी पर ही गूंज रहा था। नागरिक जनसंख्या एक विनाशकारी स्थिति का सामना कर रही थी। बुनियादी आपूर्ति अपर्याप्त थी, बुनियादी ढांचे नष्ट हो चुके थे और अधिकांश लोग बंकरों में शरण ले रहे थे या ग्रामीण इलाकों की ओर भाग रहे थे। नाजी पार्टी के क्षेत्रीय नेता इनकार की मानसिकता में सत्ता से चिपके रहे और जो लोग पलायन का प्रयास करते थे या असंतोष दिखाते थे, उनके खिलाफ कठोर उपाय लागू कर रहे थे। यहां तक कि नाजी नेतृत्व के भीतर भी विघटन स्पष्ट था। अप्रैल 23 को हरमन गोरिंग ने हिटलर को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने नेतृत्व संभालने का प्रस्ताव रखा, जिससे तानाशाह का क्रोध भड़क उठा, जिसने उसे देशद्रोह का दोषी ठहराया। कोई और विकल्प न देखते हुए गोरिंग दक्षिण की ओर भाग गया, इस आशा में कि वह सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण की शर्तें तय कर सके। दूसरी ओर एसएस के प्रमुख हाइनरिश हिमलर ने पश्चिमी देशों के साथ गुप्त समझौता करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया और हिरासत में लिया गया, जहां उसने अपने अंतिम दिन एक कैदी के रूप में बिताए। अप्रैल 29 की भोर में, जब भविष्य तय हो चुका था, हिटलर ने ईवा ब्राउन से विवाह किया और अपना अंतिम वसीयतनामा लिख छोड़ा। फ्यूरर के बंकर के पास सोवियत सैनिकों के शीघ्र आगमन की चौंकाने वाली खबरें लगातार मिल रही थीं। 3:30 अपराह्न को एक जोरदार विस्फोट ने भूमिगत शरणस्थल को हिला दिया। एसएस सैनिक फ्यूरर के कार्यालय में दाखिल हुए और उन्होंने हिटलर और ईवा दोनों को मृत पाया। उनके सबसे करीबी अनुयायियों ने सटीक आदेशों का पालन करते हुए उनके शवों को जला दिया, ताकि सहयोगी सेनाएं उन्हें कब्जे में न ले सकें, और ऐसा ही हुआ। वे कभी नहीं मिले। हिटलर की मृत्यु की घोषणा ने जर्मनी को पूर्ण अराजकता में डाल दिया। जोसेफ गोएबल्स और उसकी पत्नी माग्डा ने भी वही मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, और वे अकेले नहीं थे। उससे पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके 6 बच्चों को कभी दुश्मन के हाथ न लगने दिया जाए।
मई 2 को, जब बर्लिन पूरी तरह से घिर चुका था, सोवियत सैनिकों ने राइक्सटैग की इमारत पर कब्जा कर लिया और ऊंचाई पर लाल झंडा फहराया। उसी क्षण नाजी प्रभुत्व व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया। राजधानी के पतन के बावजूद जर्मनी के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष कुछ और दिनों तक जारी रहा। अंततः मई 7 को ग्रैंड एडमिरल कार्ल डोनिट्ज, जिसने हिटलर की मृत्यु के बाद राइक का नेतृत्व संभाला था, ने बिना शर्त आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे यूरोप में युद्ध का अंत सुनिश्चित हुआ। हालांकि शांति तुरंत नहीं आई। उसी क्षण सहयोगियों ने नाजी शासन के उन जिम्मेदारों को पकड़ने और न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए एक तीव्र अभियान शुरू किया, जो गायब होकर जर्मनी से जितना संभव हो उतना दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। तृतीय राइक के कुछ सबसे करीबी सहयोगियों जैसे मार्टिन बोरमन, हाइनरिश हिमलर और रॉबर्ट ले ने मुकदमे का सामना करने के बजाय गायब हो जाना बेहतर समझा। अन्य लोगों ने क्षमा पाने की आशा में आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। हरमन गोरिंग, जिसे हिटलर के खिलाफ तख्तापलट की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, मई 5 को लुफ्टवाफे की एक इकाई द्वारा छुड़ाए जाने के बाद रिहा हुआ। इसके तुरंत बाद वह अमेरिकी मोर्चे की ओर बढ़ा ताकि आत्मसमर्पण कर सके, यह भरोसा करते हुए कि अमेरिकियों के साथ व्यवहार सोवियतों की तुलना में अधिक नरम होगा। संभवतः इसी निर्णय ने उसकी जान बचाई, क्योंकि रेड आर्मी आमतौर पर नाजी अधिकारियों पर दया नहीं दिखाती थी जो उनके हाथों में पड़ते थे। यूरोपीय महाद्वीप में नाजियों का पीछा। इससे पहले कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता, सहयोगी शक्तियां पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के माध्यम से नाजी शासन के जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की योजना तैयार कर चुकी थीं। इसका मतलब था तृतीय राइख के अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार करना, साथ ही ऐसे प्रमुख गवाहों को प्राप्त करना जो उनके खिलाफ गवाही दे सकें। इन गवाहों में निश्चित रूप से कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों की पत्नियां भी शामिल थीं। मार्टिन बोरमन की पत्नी गर्डा ने अपने 9 बच्चों के साथ जर्मनी से भागने की कोशिश की। बर्लिन में सोवियत सेनाओं के प्रवेश से फैले अराजकता के बीच उसने खुद को एक अनाथालय की संचालिका बताकर पेश किया और अपने कुछ बच्चों को अनाथों की तरह कपड़े पहनाए। इस झूठी पहचान के साथ वह एक स्कूल बस में सवार होकर इटली की सीमा पार कर गई, जहां उसे दक्षिण टिरोल में शरण मिली। वहां एक स्थानीय नाजी पार्टी नेता ने उसका स्वागत किया, उसे एक छिपने की जगह प्रदान की और उसके साथ लाए संवेदनशील दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ली। अंततः परिवार बोलजानो से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में बस गया। हालांकि वह अस्थायी रूप से गिरफ्तारी से बच निकली, लेकिन गर्डा की तबीयत अंडाशय के कैंसर के कारण तेजी से बिगड़ रही थी, जिससे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। फिर भी उसका ठिकाना नजरअंदाज नहीं रहा। सहयोगी खुफिया एजेंटों ने उसे खोज निकाला और उस क्षेत्र में मौजूद ब्रिटिश बलों को सूचित किया। एक स्थानीय डॉक्टर से पूछताछ करने पर उसने उसकी स्वास्थ्य स्थिति और स्थान की जानकारी दी। कुछ ही समय बाद एक ब्रिटिश अधिकारी उसके निवास पर पहुंचा। डर के मारे गर्डा को लगा कि उसे किसी कैदी शिविर में भेजा जाएगा, लेकिन उस अधिकारी ने उसे आश्वस्त किया कि वह खतरे में नहीं है। गिरफ्तार किए जाने के बजाय उसे मेरानो के एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और वह मार्च 23, 1946 को 37 वर्ष की होने से कुछ महीने पहले ही चल बसी। नाजी शासन के कुछ निम्न स्तर के सदस्य जब यह समझ गए कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका विजेताओं के साथ सहयोग करना है, उन्होंने अमेरिका के रणनीतिक सेवा कार्यालय OSS, जो बाद में CIA बना, के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। एक उदाहरण विल्हेम हॉयटल का था, जो ऑस्ट्रिया में SS का मेजर रह चुका था। इतिहास में डॉक्टरेट रखने वाले हॉयटल ने अपने करियर का अधिकांश समय सुरक्षा पुलिस और SS एजेंट के रूप में काम करते हुए बिताया। जब युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, हॉयटल को एहसास हुआ कि जर्मनी की हार अवश्यंभावी है। इस कारण उसने स्विट्जरलैंड की कई यात्राएं की, जहां उसने बर्न में OSS स्टेशन के प्रमुख से मुलाकात की। उसका उद्देश्य अमेरिकी अधिकारियों को धुरी शक्तियों की अंतिम रक्षा योजना और ऑस्ट्रियाई पहाड़ों में छिपे हुए सोने के भंडारों की जानकारी देकर उनका पक्ष हासिल करना था। हालांकि घटनाएं अपेक्षा से तेजी से बढ़ीं। किसी भी समझौते को पूरा करने से पहले ही सोवियत सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंच चुकी थीं। मई 1945 में उसने स्विट्जरलैंड की ओर पार करने का प्रयास किया, लेकिन सीमा पर फ्रांसीसी सेनाओं की मौजूदगी ने उसे ऐसा करने से रोका। लिकटेनस्टीन में गिरफ्तार किए जाने के बाद
उसने ऑस्ट्रिया लौटकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश की। अंततः उसी महीने उसने अमेरिकी बलों के सामने बाड़ौसी में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे जर्मनी भेजा गया और अक्टूबर 1947 में उसे साल्जबर्ग के क्लेसहाइम शिविर भेजा गया। इस अवधि के दौरान हॉटेल न्यूरेमबर्ग मुकदमों में एक प्रमुख गवाह बन गया, जहां उसने अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण जानकारी दी। दिसंबर 1947 में अमेरिकी खुफिया सेवाओं के साथ एक समझौते के तहत उसे रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उसने ऑस्ट्रिया की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जासूसी अभियानों में सहयोग करना शुरू किया। बाद के वर्षों में खुफिया कार्य के साथ साथ वह लेखन में भी सक्रिय रहा और कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। हालांकि नाजी शासन के सभी सदस्य न्याय से नहीं बच सके। रूडोल्फ हेस, जो ऑशविट्ज एकाग्रता शिविर का संचालन करता था और 20 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या का जिम्मेदार था, तृतीय राइख के पतन के बाद लगभग 5 महीनों तक छिपा रहा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने एक झूठी पहचान अपनाई और जर्मनी के उत्तर में डेनिश सीमा के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में किसान के रूप में बस गया। उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब अमेरिकी बलों ने पहले उसकी पत्नी को पकड़ा। पूछताछ के दौरान उसने वह जानकारी दी जिससे उसे ढूंढा जा सका। सेना की 2 टुकड़ियों ने उस खेत को घेर लिया जहां वह छिपा हुआ था और उसे पूरी तरह असावधान स्थिति में, अब भी नींद के वस्त्र पहने हुए, पाया। गिरफ्तारी के बाद उसे ऑशविट्ज ले जाया गया, जहां उसे उसकी सजा का सामना करना पड़ा। वहीं उसी घर से थोड़ी दूरी पर, जहां वह 1945 तक अपने परिवार के साथ रहा था, उसका निष्पादन किया गया। राइख से भागे हुए संगठित पलायन। जुलाई 3, 1946 को अमेरिकी सेना की काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी गई। इसमें बताया गया था कि नाजियों ने कम से कम 1944 से पलायन के रास्ते तैयार करना शुरू कर दिया था। इस रणनीति को ODSS नाम दिया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मर SS मेंबर्स का संक्षिप्त रूप है। आज तक यह निश्चित नहीं है कि यह एक समन्वित प्रयास था जो नाजी सरकार द्वारा संचालित किया गया, या फिर शासन के भीतर विभिन्न समूहों द्वारा किए गए स्वतंत्र योजनाओं की एक श्रृंखला थी। लेकिन यह तथ्य निर्विवाद है कि इन मार्गों के माध्यम से कई नाजियों ने आश्चर्यजनक सफलता के साथ देश से गुप्त रूप से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। केवल अर्जेंटीना में ही अनुमान है कि कम से कम 300 तृतीय राइख के पूर्व सैनिकों ने शरण ली। अन्य देश जहां उन्हें शरण मिली, उनमें ब्राजील, पराग्वे और कुछ मध्य पूर्वी राष्ट्र शामिल थे। कुल मिलाकर लगभग 10,000 लोग जो नाजी पार्टी से जुड़े थे, जर्मनी छोड़ चुके थे, इससे पहले कि 1945 समाप्त होता। कुछ इतिहासकारों ने इस विशाल पलायन में रेड क्रॉस, वेटिकन और यहां तक कि अमेरिकी सेना की भागीदारी की ओर संकेत किया है। फिर भी युद्धोत्तर तबाही के बीच देश से हर एक पलायन को नियंत्रित करना लगभग असंभव कार्य बन गया था। अधिकारियों से बचने के लिए कई भगोड़ों ने झूठी पहचानें अपना लीं, खुद को विस्थापितों के रूप में पेश किया या विभिन्न संगठनों से मदद मांगी। वर्षों बाद जाकर CIA, मोसाद और MI5 ने इन अपराधियों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ढूंढने, पहचानने और गिरफ्तार करने के लिए ठोस कदम उठाए। संघर्ष के बाद की तत्काल प्राथमिकता क्षेत्र को स्थिर करना और जर्मनी के बचे हुए हिस्से का पुनर्निर्माण करना था। ODSS एक संगठित ढांचे के रूप में अस्तित्व में थी या सिर्फ अमेरिकी खुफिया एजेंटों की कल्पना में, यह तय नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद है कि उन नेटवर्क्स ने हजारों नाजियों को भागने में सहायता की। युद्ध के बाद के शुरुआती वर्षों में अनुमान है कि लगभग 90% भगोड़े आल्प्स पार कर इटली पहुंचे, उसी प्रकार जैसे गर्डा बोरमन ने किया था। प्रथम पड़ाव अक्सर इटली के उत्तर में स्थित दक्षिण टिरोल क्षेत्र होता था। वहां कई नाजियों को अस्थायी शरण मिली कैथोलिक मठों में, जिनमें मेरानो में ट्यूटनिक ऑनर्डर, ब्रेसानोने के पास कैपुचिन्स का मठ और बोलजानो के समीप फ्रांसिस्कन का मठ प्रमुख थे। इस पलायन मार्ग को मठों का रास्ता कहा जाने लगा, जिससे यह मिथक जन्मा कि वेटिकन और पोप पायस 12वें ने युद्ध अपराधियों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विचार निराधार नहीं था, क्योंकि यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि पायस 12वें साम्यवाद को चर्च और पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। दक्षिण टिरोल में पादरी भगोड़ों को दस्तावेज उपलब्ध कराते थे जो उनकी पहचान की पुष्टि करते थे, यद्यपि उनमें दी गई जानकारी पूरी तरह से झूठी होती थी।
इन दस्तावेजों के माध्यम से भगोड़े बिना किसी कड़ी जांच के रेड क्रॉस से पासपोर्ट प्राप्त कर लेते थे। 1945 से 1951 के बीच कम से कम 1,20,000 ऐसे दस्तावेज जारी किए गए। हालांकि दशक समाप्त होने से पहले ही अमेरिकी अधिकारी यह जान चुके थे कि क्या हो रहा था। 1946 में रिमिनी के युद्धबंदी शिविर से एक बड़े पलायन के बाद अमेरिकी सैनिकों ने पाया कि पूर्व एसएस अधिकारी स्थानीय मठों में छिपे हुए थे और रेड क्रॉस द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर रहे थे। इन घटनाओं से पहले भी अमेरिकी सैनिकों के रोम पहुंचने के बाद जॉर्जिया के कुछ धार्मिक नेताओं ने पोप से शहर में एक सेमिनरी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। कुछ महीनों बाद सहयोगी अधिकारियों ने एक असामान्य बात पर ध्यान दिया। कई सेमिनरी के छात्र प्रेम संबंधों में लिप्त लग रहे थे। गहन निरीक्षण के बाद पता चला कि वह स्थान एसएस अधिकारियों के लिए एक आश्रय स्थल था, जहां उन्होंने तहखाने में उन्नत तकनीक से लैस एक रेडियो स्टेशन स्थापित कर रखा था। वेटिकन द्वारा नाजी अपराधियों की सुरक्षा में भागीदारी की पड़ताल के दौरान एक नाम प्रमुखता से सामने आता है, एलोयस हुडल। ये ऑस्ट्रियाई बिशप खुले तौर पर हिटलरी शासन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर चुके थे और बाद में उन्होंने अपनी कार्रवाई को यह कहकर सही ठहराया कि जिनका पीछा किया जा रहा था वे निर्दोष थे। वह यह मानते थे कि उन्हें झूठे दस्तावेज देना एक उचित निर्णय था। फिर भी नाजियों के लिए सबसे सुलभ और सुविधाजनक भागने का गंतव्य स्पेन था, जिसे उस समय जनरलिसिमो फ्रांसिस्को फ्रांको द्वारा शासित किया जा रहा था। आधिकारिक रिकॉर्डों की अनुपस्थिति के कारण यह तय कर पाना कठिन है कि कितने नाजी शासन के पूर्व सदस्य वहां शरण पाने में सफल रहे। हालांकि बाद के दशकों में देश में उभरे अनेक नव नाजी संगठनों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि यह संख्या कई हजार रही होगी। इन शरणार्थियों में सबसे प्रसिद्ध में से एक था लियोन डेग्रेले, बेल्जियन वलून एसएस कमांडर। मलागा में अपने ठिकाने से वह बार बार सार्वजनिक रूप से बोलता रहा, लेकिन उस पर उसके युद्ध अपराधों के लिए कभी मुकदमा नहीं चला। फिर भी 80 के दशक में उसे होलोकॉस्ट इनकार से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा। स्टिल्ले हिल्फे, एसएस का मॉन नेटवर्क। ओडीएसएसए के विपरीत एक और संगठन अस्तित्व में था, जिसे स्टिल्ले हिल्फे या मौन सहायता कहा जाता था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और अन्य देशों में सक्रिय हुआ। इसका उद्देश्य था उन एसएस के पूर्व सदस्यों को सहायता देना जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, दोषी ठहराया गया था या जो फरार थे। वे कानूनी सहायता प्रदान करते थे, संसाधन उपलब्ध कराते थे और कई मामलों में छिपने या भागने में मदद करते थे। इस नेटवर्क के माध्यम से सैकड़ों, यहां तक कि हजारों नाजियों ने दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व की ओर पलायन किया। 1991 में स्टिल्ले हिल्फे को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, जिससे वह दान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सका। इसकी स्थापना म्यूनिख में हुई थी, वह शहर जहां 3 दशक पहले नाजी पार्टी की नींव रखी गई थी। न्यूरेमबर्ग के मुकदमों की शुरुआत से ही इस समूह ने मृत्युदंड से बचाव के लिए जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने मीडिया अभियान, व्यक्तिगत और सामूहिक पत्र, साथ ही विभिन्न याचिकाओं का उपयोग कर आरोपियों को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया। गिरफ्तार लोगों का कानूनी प्रतिनिधित्व रुडोल्फ आशेनाउर के हाथों में था, जो क्षमा याचिकाओं और सजा की अपीलों का भी प्रबंधन करते थे। संगठन ने जेल छुट्टियों, आर्थिक मुआवजों और कैदियों के परिवारों के लिए सहायता जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया। वे केवल मानवीय सहायता तक सीमित नहीं थे, बल्कि पुनर्विश्लेषणात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा देते थे, जैसे बैठकें आयोजित करना और अधिकारियों को आपत्तियां भेजना। हालांकि उनकी सबसे गुप्त गतिविधियों में से एक थी नाजी अपराधियों के फरार होने में प्रत्यक्ष सहायता। इस नेटवर्क से लाभान्वित होने वालों में से एक था योहान वॉन लियर्स, जो वॉफेन एसएस का एक प्रमुख सदस्य और प्रचार मंत्रालय में एक प्रमुख संपादक था। युद्ध समाप्त होने के बाद वह इटली भाग गया और वहां 5 वर्षों तक रहा। 1950 में वह अर्जेंटीना चला गया, जहां उसने अपनी विचारधारा का प्रसार जारी रखा। इस दौरान वह डेर वेग नामक एक नाजी झुकाव वाली पत्रिका के साथ सहयोग करता रहा, जिसकी स्थापना 1947 में ब्यूनस आयर्स में हुई थी। उसके रुख के कारण उसे यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती हज अमीन अल हुसैनी की सराहना प्राप्त हुई, जिन्होंने अरब राष्ट्रवाद के प्रति
उसके समर्थन की प्रशंसा की। यही संबंध उसकी इस्लाम में दीक्षा और मिस्र में बसने के निर्णय में सहायक बना, जहां वह अब्देल नासिर की सरकार के लिए प्रचार सामग्री के निर्माण में सलाहकार बना। एक अन्य व्यक्ति जो स्टिल्ले हिल्फे की सहायता से भागने में सफल रहा वह था एरिक प्रीबके। उसका नाम रोम के पास आर्डियाटाइन गुफाओं में नागरिकों की सामूहिक हत्या में भागीदारी के लिए कुख्यात है। मार्च 24, 1944 को 330 से अधिक लोगों को उस स्थान पर लाया गया। हाथ बंधे हुए वे अपना नाम सुनते थे और फिर 5-5 के समूह में गुफा के अंदर ले जाए जाते थे। प्रीबके, जिसने इस प्रक्रिया की निगरानी की, ने 2 लोगों की हत्या के लिए एक इतालवी मशीन गन का उपयोग किया। यह नरसंहार सूर्यास्त से पहले समाप्त हो गया और बाद में गुफाओं का प्रवेश द्वार विस्फोटकों से बंद कर दिया गया। अन्य नाजियों के विपरीत जो इटली में शरण लेते थे, उसने लातविया की ओर जाने का फैसला किया। फिर वहां से अर्जेंटीना के लिए एक जहाज में सवार हुआ और बारिलोचे में ऑटोपापे नाम से रहने लगा। लगभग 50 वर्षों तक वह गुमनाम रहा, जब तक कि 1995 में वह खोजा नहीं गया और इटली प्रत्यर्पित किया गया। 3 वर्ष बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसने अपने अंतिम दिन नजरबंदी में बिताए, जब तक कि 11 अक्टूबर 2013 को उसका निधन नहीं हो गया। वॉल्टर राउफ ने चलती गैस कक्षों की भयावह योजना बनाई, जिनमें ट्रकों के पिछले हिस्से में जहरीली गैस को मोटर से चैनल किया जाता था। उसकी गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार उसे कम से कम 97,000 लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया गया। 1949 में वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक गुप्त रास्ते से भाग निकला, जो पहले उसे इक्वाडोर के क्विटो और फिर चिली ले गया। 1963 में पश्चिमी जर्मनी ने उसका प्रत्यर्पण मांगा, लेकिन चिली के अधिकारियों ने इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसके ऊपर लगे अपराध स्थानीय कानून के अनुसार अब वैध नहीं थे। चिली में उसने खाद्य उद्योग में आर्थिक समृद्धि हासिल की और 14 मई 1984 को दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांज स्टैंगल, एसएस का पूर्व कमांडर और यूटेनेसिया T4 कार्यक्रम में एक प्रमुख हस्ती, 1967 में गिरफ्तार होने से पहले ब्राजील के वॉक्सवैगन में 16 वर्षों तक कार्यरत रहा। गिरफ्तारी से पहले वह उन हत्या केंद्रों की निगरानी करता था जहां सैकड़ों हजारों लोगों की जानें गईं। उसने त्रेब्लिंका, सोबिबोर और ट्राइस्टे जैसे शिविरों में पूरी निष्ठुरता और बिना किसी पछतावे के काम किया, जिसने उसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बना दिया। एक बार गिरफ्तार होने के बाद वह मुकदमे का सामना कर रहा था, लेकिन 1971 में दिल की विफलता से उसकी मृत्यु हो गई, इससे पहले कि उसे सजा सुनाई जाती। जोसेफ मेंगले, ऑशविट्ज से अंडरग्राउंड जीवन तक। नाजी शासन के कुछ निम्न पदस्थ सदस्यों के लिए उनकी गिरफ्तारी प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें ढूंढने की लागत उनके अपराधों की गंभीरता से अधिक थी। हालांकि जोसेफ मेंगले जैसे मामलों में उनके अत्याचार इतने अकल्पनीय थे कि आजीवन कारावास सुनिश्चित करने के लिए कोई भी प्रयास अत्यधिक नहीं लगता। युद्ध के दौरान उसका नाम सबसे प्रसिद्ध लोगों में नहीं था, लेकिन संघर्ष के बाद उसके अपराध सामने आए, जिसने उसकी क्रूरता उजागर कर दी। तभी सहयोगियों को उसके वैज्ञानिक अनुसंधान की आड़ में किए गए वहशीपन की गंभीरता का पता चला। ऑशविट्ज में उसकी भूमिका निर्णायक थी, क्योंकि वही तय करता था कि किसे सीधे गैस चैम्बर भेजा जाएगा और किसे अस्थायी रूप से जीवित रखा जाएगा। मेंगले के लिए वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं और बच्चे गैर आवश्यक थे, जबकि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ थे उन्हें प्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता था। इन कैदियों को नग्न किया जाता था, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे और फिर उन्हें अस्पताल में लाकर उसके अध्ययनों के अधीन किया जाता था। उसका मुख्य जुनून था, जिसे वह नस्लीय स्वच्छता कहता था, एक छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत जो आर्य नस्ल की कथित श्रेष्ठता को अन्य जातियों पर साबित करने की कोशिश करता था। उसके जुड़वां बच्चों पर किए गए प्रयोग कुख्यात हैं। वह उन्हें बिना संज्ञाहरण के सर्जरी के अधीन करता, स्वस्थ अंगों को काट देता, उनके शरीर में विषाणु प्रवेश कराता और जानबूझकर उनके घावों को संक्रमित करता। उसका उद्देश्य यह था कि वह जिन लोगों को हीन मानता था, उनके शरीर दर्द, बीमारियों और अत्यधिक तनाव के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसका अध्ययन करे। हिटलर की मृत्यु की खबर मिलते ही मेंगले अमेरिकी नियंत्रण वाले बवेरिया की ओर जा रहे जर्मन सैनिकों के एक समूह में शामिल हो गया। वे निहत्थे और दिशाहीन थे। उन्हें गिरफ्तार कर लगभग 120 किलोमीटर दूर न्यूरेमबर्ग के पास स्थित शाविनस्टीन युद्धबंदी शिविर ले जाया गया।
वहां मेंगले की मुलाकात अपने पुराने परिचित डॉक्टर काहलर से हुई। चूंकि अमेरिकी सैनिक उसकी असली पहचान से अनजान थे और वह जोसेफ मेमलिंग के नाम से प्रस्तुत हुआ, उन्होंने अपने बंदियों को धोखा देने में सफलता पाई। इसके अलावा उसने कभी अपनी बांह पर एसएस इकाई का सामान्य रक्त समूह टैटू नहीं करवाया था, जिससे उसे एसएस सदस्य के रूप में पहचाना नहीं जा सका। इस कारण उसे और काहलर को कोई गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि न होने के कारण साधारण डॉक्टर मानकर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मेंगले ऑशविट्ज लौटा ताकि अपनी अनुसंधान संबंधी नोटबुक प्राप्त कर सके, जिन्हें वह अत्यंत मूल्यवान मानता था। इसके बाद वह दक्षिण सीमा पार कर इटली भाग निकला और 1949 में जेनुआ पहुंचा। वहां उसे हेलमुट ग्रेगोर नाम से रेड क्रॉस का पासपोर्ट प्राप्त हुआ। उसी वर्ष जुलाई में वह अर्जेंटीना के लिए रवाना हुआ और विसेंते लोपेज में बस गया। दक्षिण अमेरिकी प्रवास के दौरान उसने पहले एक बढ़ई के रूप में और बाद में कृषि मशीनरी की बिक्री में काम किया। यह मानते हुए कि अब कोई उसे खोज नहीं रहा, उसने अपने असली नाम का खुलेआम उपयोग किया। लेकिन 1958 में उसे अन्य डॉक्टरों के साथ उस समय पूछताछ का सामना करना पड़ा, जब एक गर्भपात संबंधी प्रक्रिया में एक युवती की मृत्यु हो गई। उसके खिलाफ आरोप दायर नहीं किए गए, लेकिन इस घटना ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पहचाने जाने का खतरा अब वास्तविक है। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पराग्वे जाने का फैसला किया, जहां 1959 में उसने जोसे मेंगले नाम से नागरिकता प्राप्त की। उसका नाम 1940 के दशक के उत्तरार्ध में न्यूरेमबर्ग मुकदमों के दौरान कई बार सामने आया, लेकिन सहयोगियों ने मान लिया था कि वह संभवतः मर चुका है। लेकिन 60 के दशक में मोसाद ने उसे पकड़कर उसे इजराइल में न्याय के कटघरे में लाने की मंशा से खोज शुरू की। पराग्वे में की गई जांच से उसके ठिकाने का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके अलावा इटली में रह रही उसकी पत्नी मार्था के साथ उसके पत्राचार को ट्रैक करने के प्रयास भी असफल रहे। दक्षिण अमेरिका भेजे गए गुप्त एजेंट ब्राजील के साओ पाउलो के बाहरी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे, जहां उन्होंने एक यूरोपीय व्यक्ति को पहचाना जो मेंगले हो सकता था। लेकिन निश्चित प्रमाण के अभाव में मोसाद ने 1962 में अभियान रोकने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने नाजियों के सबसे बदनाम अपराधियों में से एक, जिसे मौत का देवदूत कहा जाता था, को ब्राजील के दक्षिण में बिना किसी हस्तक्षेप के अपने बाकी जीवन जीने की अनुमति दे दी। 1979 में तैरते समय उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वह डूब गया। क्लाउस बारबी, एक नाजी जल्लाद की सुरक्षा। जब जर्मनों ने फ्रांस पर नियंत्रण स्थापित किया, तब क्लाउस बारबी एसएस का एक खुफिया अधिकारी को प्रारंभ में डीजॉन भेजा गया। कुछ ही समय बाद उसे ल्यों स्थानांतरित किया गया, जहां उसने होटल टर्मिनस को अपना संचालन मुख्यालय बनाया। वहीं वह वयस्कों और बच्चों दोनों को अमानवीय यातनाओं की क्रूरतम सत्रों के अधीन करता था। इसके अतिरिक्त वह जर्मन शेफर्ड कुत्तों को प्रशिक्षित करता था ताकि वे बंदियों पर लिंग भेद के बिना हमला करें। उसके नृशंस व्यवहार ने उसे ल्यों का कसाई का उपनाम दिलाया। ऐसा अनुमान है कि वह फ्रांसीसी क्षेत्र में 14,000 लोगों की मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। युद्ध समाप्त होने पर फ्रांस की अस्थायी सरकार ने उसे अनुपस्थित रहते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई, क्योंकि उसका ठिकाना अज्ञात था। बाद में यह सामने आया कि वह अमेरिकी बलों की हिरासत में रह चुका था, जिससे फ्रांस ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की। हालांकि अनुरोध स्वीकार करने के बजाय अमेरिकी अधिकारियों ने उसे बोलीविया भागने में मदद की, जहां उसने अगली 3 दशकों तक क्लाउस आल्टमैन नाम की नई पहचान के तहत जीवन बिताया। वहां उसने अमेरिका की काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स के साथ सहयोग किया, जो उस समय लैटिन अमेरिका में साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाह रही थी। बारबी ने बोलीविया और पेरू की सैन्य सरकारों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जहां उसने दावा किया कि उसने चे गेवारा की तलाश में मदद की थी। 1971 में जब वह पेरू की यात्रा पर था, तब नाजियों की खोज में लगे फ्रांसीसी समूहों ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी। हालांकि फ्रांस और बोलीविया के बीच प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण वह सुरक्षित रहा। 1 वर्ष बाद एक पत्रकार लापाज पहुंचा ताकि उसका साक्षात्कार ले सके। जब उससे पूछा गया कि क्या वह वही जर्मन युद्ध अपराधी है, तो उसने पूरी दृढ़ता से उस नाम से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार कर दिया। जब उसे उन पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई गईं जो उसके आदेशों के अधीन पीड़ित हुए थे, तब भी उसने किसी को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि जब उसने तस्वीरें लौटाईं, तब उसने उन पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए, जिससे उसकी असली पहचान की पुष्टि हो सकी।
इसके बावजूद बोलीवियाई सरकार ने प्रत्यर्पण को अस्वीकार कर दिया। स्थिति तब बदली जब एक नई लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आई और उसके गिरफ्तारी की अनुमति दी। इसके बाद उसे न्याय का सामना करने के लिए फ्रांस भेजा गया। 1984 में उसे ल्यों में गेस्टापो प्रमुख के रूप में 1942 से 1944 के बीच किए गए अत्याचारों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। उसके सबसे भयानक अपराधों में से एक था रू सेंट कैथरीन की छापेमारी, जिसमें उसने 86 यहूदियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिन्हें बाद में नरसंहार शिविरों में भेज दिया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उसने मंगलवार का दिन चुना, क्योंकि उस दिन एक यहूदी संगठन सहायता और मुफ्त भोजन प्रदान करता था। पहले उसने उस स्थान के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और फिर हर उस व्यक्ति को पकड़ा जो इमारत में प्रवेश करता था। कोई भी वापस नहीं लौटा। पीड़ितों को बर्गन बेल्सेन, सोबीबोर और ऑशविट्स भेजा गया और केवल 3 ही जीवित बच पाए। जुलाई 4, 1987 को क्लाउस बार्बी को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। 4 वर्ष बाद, जब वह 77 वर्ष का था, ल्यों की एक जेल में ल्यूकेमिया और रीढ़ प्रोस्टेट के कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। बार्बी और विल्हेम हॉयटल दोनों उन गिने चुने नाजी अपराधियों में शामिल थे जिन्हें अमेरिकी एजेंसियों जैसे काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स द्वारा भर्ती किया गया था। एक अन्य सहयोगी था रॉबर्ट यान वर्बेलेन, फ्लेमिश एसएस का एक सदस्य, जो युद्ध के दौरान बेल्जियम में कम से कम 101 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। वर्बेलेन ने न केवल फांसी के आदेश दिए, बल्कि बार और कैफे में ग्रेनेड से हमले भी किए। 1946 में अमेरिकी अधिकारियों ने उसे ऑस्ट्रिया में न्यूटन प्रोजेक्ट के तहत भर्ती किया, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रियाई कम्युनिस्ट पार्टी में घुसपैठ करना था। 1959 में उसने ऑस्ट्रियाई नागरिकता प्राप्त की, लेकिन 1965 में उस पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चला। सबूतों के बावजूद उसे बरी कर दिया गया और वह स्वतंत्र रूप से जीवित रह सका, जब तक कि 1990 में उसका निधन नहीं हो गया। वर्बेलेन का मामला 2 सच्चाइयों को उजागर करता है। पहला, कि अमेरिका की सरकार के लिए नाजी अपराधियों को सजा दिलाना हमेशा प्राथमिकता नहीं थी। दूसरा, कि यदि इजरायली यहूदी चाहते थे कि ये व्यक्ति न्याय का सामना करें, तो उन्हें स्वयं यह जिम्मेदारी उठानी पड़ती। हर्बर्ट कुकुर्स, एक हत्यारे का अंत। 1960 के दशक के दौरान इजराइल ने यह निर्णय लिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों पर निर्भर हुए बिना स्वयं न्याय करेगा। इजरायली विदेशी खुफिया एजेंसी, जिसे मोसाद के नाम से जाना जाता है, ने हर्बर्ट कुकुर्स को ढूंढकर समाप्त करने का कार्य संभाला। इस व्यक्ति को रिगा का कसाई कहा जाता था और वह लातविया में कम से कम 30,000 यहूदियों की हत्या में संलिप्त था। उसकी हत्या, जिसे इजराइल ने कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, इस उद्देश्य से की गई थी कि उसके अत्याचारों को उजागर किया जा सके और यह दिखाया जा सके कि नाजी अपराधियों को दंड से छूट नहीं मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी के रूप में काम आई जो अब तक जवाबदेही से बचे हुए थे। संघर्ष से पहले कुकुर्स लातविया में एक सम्मानित व्यक्तित्व था। विमानन में अपनी उपलब्धियों के कारण उसकी तुलना चार्ल्स लिंडबर्ग से की जाती थी। 1933 में उसने एक विमान उड़ाया जिसे उसने स्वयं तैयार किया था और लातविया से ब्रिटिश उपनिवेश गाम्बिया तक की दूरी तय की। 1939 के अंत में उसने एक और लंबी यात्रा की, इस बार फिलिस्तीन तक। सब कुछ बदल गया जब 1940 में मोलोटोव रिबेंट्रोप संधि के बाद देश सोवियत नियंत्रण में आ गया। 1 वर्ष बाद सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के साथ लातविया में नाजी शासन की शुरुआत हुई। कुछ लोगों के लिए जर्मन सैनिक सोवियत दमन के विरुद्ध आशा की किरण थे, लेकिन यहूदी समुदाय के लिए वे मृत्यु का खतरा थे। रिगा में नाजियों ने एक दमन और विनाश की प्रणाली स्थापित की, जिसमें कुकुर्स सबसे क्रूर सहयोगियों में से एक के रूप में उभरा। कब्जे के दौरान वह कमांडो अरायस समूह का दायां हाथ बन गया। यह एक अर्धसैनिक बल था जिसमें 300 लातवियाई शामिल थे, जिन्होंने हजारों यहूदियों को शिकार बनाया और उनकी हत्या की। इस संगठन की क्रूरता चरम पर थी। वे सड़कों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते थे, मनोरंजन के लिए हत्या करते थे और पीड़ितों की संपत्ति लूटते थे। कुकुर्स का नाम रुम्बुला नरसंहार से भी जुड़ा है, जो 30 नवंबर और 8 दिसंबर 1941 को हुआ था, जहां लगभग 25,000 लोगों को उसी नाम के जंगल के पास मार डाला गया। युद्ध समाप्त होने के बाद अन्य कई नाजी अपराधियों की तरह वह दक्षिण अमेरिका भाग गया।
लेकिन अन्य भगोड़ों के विपरीत उसने अपनी पहचान नहीं बदली। वह ब्राजील अपने असली नाम के साथ पहुंचा और वहां स्थानीय यहूदी समुदाय के सदस्यों से मेल जोल बढ़ाने लगा। उसने स्वयं को एक राजनीतिक शरणार्थी के रूप में प्रस्तुत किया जिसने कथित रूप से होलोकॉस्ट में यहूदियों को बचाया था, एक झूठ जिसे कुछ लोगों ने एक समय तक सच भी माना। लेकिन वर्षों के बीतने के साथ उसकी कहानी खंडित हुई और उसका अतीत उसे पकड़ने आ पहुंचा। उसका आत्ममुग्ध स्वभाव उसकी विनाश का कारण बना, क्योंकि उसने कभी वास्तव में छिपने की कोशिश नहीं की। उसके सार्वजनिक बयान और यहूदी समुदाय के साथ उसकी नजदीकी ने मोसाद का ध्यान आकर्षित किया, जिसने शीघ्र ही उसका ठिकाना ढूंढ निकाला। शुरू में यह अपेक्षा थी कि उसे जर्मनी में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 1965 में इजरायली एजेंटों ने उसे फंसाने की योजना बनाई। मोसाद के एक अंडरकवर एजेंट ने कुकुर्स को एक विमानन से जुड़े व्यवसाय का प्रस्ताव देकर उरुग्वे आने के लिए मना लिया। यह प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि कुकुर्स ने बिना किसी संदेह के उसे स्वीकार कर लिया। उसका संपर्क एंटोन क्यूनजले के नाम से प्रस्तुत हुआ, लेकिन वास्तव में वह याकोव मायदाद था, मोसाद का एक अनुभवी एजेंट, जो 1960 में अर्जेंटीना में एडोल्फ आइखमान की गिरफ्तारी में भाग ले चुका था। 1965 के मध्य में मायदाद ने मोंटेवीडियो से कुकुर्स को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसे एक नए किराए के घर पर मिलने के लिए आमंत्रित किया गया, जो एक दूरस्थ इलाके में स्थित था और एक कथित वियनीज व्यवसायी द्वारा लिया गया था। जब कुकुर्स ने दरवाजा पार किया, तब एक समूह ने उसे घेर लिया। लातवियाई ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, यहां तक कि एक हमलावर की उंगली इतनी जोर से काटी कि लगभग उसे अलग ही कर दिया। फिर भी संघर्ष तब समाप्त हुआ जब हमलावरों में से एक ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया, जिससे वह अचेत हो गया। उसी क्षण कुकुर्स ने आग्रह किया कि उसके भाग्य पर निर्णय लेने से पहले उसे कुछ कहने का मौका दिया जाए। किसी ने भी उसकी विनती का उत्तर नहीं दिया। साइलेंसर लगे पिस्तौल से सिर में 2 गोलियां चलीं और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसका शव मार्च 6 को एक संदूक के भीतर पाया गया। उसके शरीर पर कई गोली के घाव थे और उसकी खोपड़ी की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थीं। शव के साथ वे दस्तावेज भी मिले जो उसे रिगा यहूदी बस्ती के जनसंहारों से जोड़ते थे। अडोल्फ आइखमान, वह मिशन जिसने न्याय को बदल दिया। अडोल्फ आइखमान को पकड़ना हर्बर्ट कुकुर्स को पकड़ने से कहीं अधिक जटिल साबित हुआ। वह अर्जेंटीना भागते समय अपने निशान को छिपाने में सफल रहा, लेकिन अंततः उसके व्यवहार ने उसकी पहचान उजागर कर दी। 1906 में सोलिंगन में जन्मा आइखमान द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ तक एसएस में एक उच्च पद तक पहुंच गया था और उसने अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाया। संघर्ष के अंतिम वर्षों में उसकी मुख्य जिम्मेदारी यहूदियों को नरसंहार शिविरों में सामूहिक रूप से भेजने की योजना तैयार करना और यूरोप में जनसंहार की रणनीति को क्रियान्वित करना था, जो 1942 में वांजे सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर आधारित थी। हालांकि उसने शायद ही कभी किसी एकाग्रता शिविर में कदम रखा हो, फिर भी होलोकॉस्ट के कार्यान्वयन में उसकी भूमिका इतनी केंद्रीय थी कि वह लाखों मौतों के लिए उत्तरदायी माना गया। दिसंबर 24, 1944 को आइखमान ने बुडापेस्ट छोड़ दिया, ठीक पहले कि सोवियत सेनाएं शहर को घेरने में सफल हों। वह बर्लिन लौटा, जहां उसने अपने अपराधों से संबंधित दस्तावेजों के साक्ष्य नष्ट करने का कार्य किया। अन्य कई ऐसे सदस्यों की तरह जो तृतीय राइक के अंतिम दिनों में भाग रहे थे, आइखमान ने जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 8 मई 1945 को अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रिया में शरण ली। हालांकि युद्ध समाप्त होने पर अमेरिकी सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने नाजी अधिकारियों के लिए बनाए गए विभिन्न शिविरों में समय बिताया, जहां उसने खुद को जाली दस्तावेजों के माध्यम से ओटो एकमैन नामक व्यक्ति बताया। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान उजागर होने वाली है, तो वह जर्मनी के चाम स्थित श्रम शिविर से भाग गया। उस समय तक ऑशविट्स के पूर्व कमांडर रुडोल्फ हेस ने न्यूरेमबर्ग अभियोगों में उसे होलोकॉस्ट का मुख्य योजनाकार बता दिया था। आइखमान समझ गया था कि उसे पूरी तरह गायब होना होगा। 1948 में उसने अर्जेंटीना जाने के लिए रिकार्डो क्लेमेंट नाम से नकली दस्तावेज हासिल किए, जो बिशप एलॉयस हुडल द्वारा संचालित सहायता नेटवर्क के माध्यम से संभव हुआ। मट्ठों के रास्ते का अनुसरण करते हुए वह इटली पहुंचा और वहां से दक्षिण अमेरिका गया। अंततः
वह ब्यूनस आयर्स के ओलिवोस नामक एक मोहल्ले में बस गया, जहां उसने शांत जीवन शैली अपनाई। उसे मर्सिडीज बेंज कारखाने में नौकरी मिल गई और वह धीरे धीरे एक विभाग प्रमुख बन गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके पास आ गए। उसका एक बेटा क्लाउस सिल्विया नाम की एक जर्मन लड़की के साथ रिश्ते में था, जिसके पिता डाखाऊ एकाग्रता शिविर से जीवित बचे थे। यह जाने बिना कि उस लड़की का यहूदी मूल था, क्लाउस ने कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की, जिनमें उसने संकेत दिया कि नाजियों ने कुछ समूहों के सफाये का कार्य अधूरा छोड़ दिया था। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। अगले वर्ष सिल्विया के पिता ने फ्रैंकफर्ट में नाजी युद्ध अपराधों पर चल रहे एक मुकदमे में एक गवाही सुनी। उस प्रक्रिया में अडोल्फ आइखमान को यहूदी जनता के विनाश में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले के रूप में वर्णित किया गया। जब उन्होंने यह उपनाम सुना तो उन्हें याद आया कि यह उनकी बेटी के पूर्व प्रेमी के उपनाम से मेल खाता है। बिना समय गंवाए उन्होंने अपनी शंका फ्रैंकफर्ट के अभियोजक फ्रिट्ज बावर के सामने रखी। बावर ने और अधिक विवरण मांगे, विशेषकर उस व्यक्ति का सटीक स्थान जो संभवतः आइखमान हो सकता था। हालांकि सिल्विया के पिता के सामने एक गंभीर बाधा थी। 30 के दशक में डाखाओं में झेले गए क्रूरतापूर्ण हमलों ने उनकी दृष्टि छीन ली थी। इसी कारण सिल्विया ने खुद ओलिवोस में अनुसंधान करने का निर्णय लिया। कुछ पूछताछों के बाद उसे एक पता मिला, चाकाबुको 4261। एक रविवार की दोपहर वह उस मकान पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली महिला थी वेरा, आइखमान की पत्नी, जिसने बताया कि क्लाउस घर पर नहीं है। फिर भी उसने सिल्विया को अंदर आमंत्रित किया ताकि वे साथ में कॉफी और केक का आनंद ले सकें। सिल्विया ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और थोड़ी देर बाद एक पुरुष भी बातचीत में शामिल हो गया। जब सिल्विया ने पूछा कि क्या वह क्लाउस का पिता है, तो उस व्यक्ति ने जोर देकर इनकार किया और कहा कि वह केवल उसका चाचा है। कुछ मिनट बाद क्लाउस रसोई में आया और सिल्विया को देखकर स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसने तुरंत उसे घर छोड़ने का आदेश दिया। आइखमान उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया और विदा लेते समय क्लाउस ने कहा कि वह सिल्विया को बस तक पहुंचाने जाएगा। तभी उसके कथित चाचा ने सुझाव दिया कि उसे घर तक छोड़ना अधिक उचित होगा। इस पर क्लाउस ने वह वाक्य कहा जिसने आइखमान की किस्मत तय कर दी, धन्यवाद पिता, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। इस पुष्टि ने सिल्विया और उसके पिता को यह जानकारी देने में सक्षम बनाया कि अंतिम समाधान का वास्तुकार ब्यूनस आयर्स के एक मोहल्ले में खुलेआम छिपकर रह रहा था। फिर भी एकमात्र समस्या यह थी कि जबकि गवाही चौंकाने वाली थी, अभियोजक बावर को यह संदेह था कि यह जर्मनी के बाहर किसी बड़े अभियान को न्याय संगत ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। साइमन वीजनथल, नाजियों के शिकार की विरासत। सौभाग्यवश एक व्यक्ति था जिसने आसानी से हार नहीं मानी। वह था साइमन वीजनथल, होलोकॉस्ट का एक जीवित बचे व्यक्ति जिसने लगभग 3 वर्ष यानोव्स्का, फिर क्राको प्लाशोव और अंततः माउथहाउजेन तक की जबरन मार्च के दौरान कैद में बिताए। उन भयानक अनुभवों के बाद उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा नाजी अपराधियों का पीछा करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1953 में उसे एक पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि आइखमान को ब्यूनस आयर्स में देखा गया है। अगले वर्ष उसने यह जानकारी वेना में इजरायली वाणिज्य दूतावास को दी। फिर 1960 में आइखमान के पिता की मृत्यु के बाद उसने निजी जासूसों को भगोड़े के परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लेने के लिए नियुक्त किया। यह झांत था कि उसका भाई ऑटो उससे अत्यधिक मिलता जुलता था और उस पूर्व नाजी अधिकारी की कोई हालिया तस्वीरें उपलब्ध नहीं थीं। फरवरी 18 को वीजनथल ने वे तस्वीरें मोसाद के एजेंटों को सौंपी। उन्हीं चित्रों की सहायता से अर्जेंटीना में उसकी पहचान की पुष्टि की गई। चूंकि अर्जेंटीना का इतिहास नाजियों के प्रत्यर्पण से इनकार करने का रहा था, इसीलिए ऐसा अनुरोध करना व्यर्थ होता। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने आदेश दिया कि उसे पकड़कर न्याय के लिए इजराइल लाया जाए। अप्रैल 1960 में 8 एजेंटों का एक समूह इस मिशन के साथ ब्यूनस आयर्स रवाना हुआ। मई 11 उस वर्ष की तारीख थी जब आइखमान को सैन फर्नांडो की गरिबाल्दी सड़क पर उसके घर के पास रोका गया। कई सप्ताहों तक एजेंटों ने उसके व्यवहार पर नजर रखी और देखा कि वह हर रात एक ही बस से यात्रा करता है। लेकिन जिस दिन कार्रवाई की जानी थी, वह अपनी सामान्य बस में नहीं आया, जिससे योजना लगभग विफल हो गई। अंततः वह आधे घंटे बाद एक अन्य बस से पहुंचा। मोसाद एजेंट पीटर मॉल्किन ने पास जाकर स्पेनिश में उससे पूछा कि क्या वह उससे एक सवाल पूछ सकता है।
आइखमान चौंक कर दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन 2 और एजेंटों ने उसे पकड़ लिया। उसने संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसे काबू में कर एक कार में डाला गया और कंबल से ढक दिया गया। उसे मोसाद के एक सुरक्षित घर ले जाया गया, जहां वह 9 दिनों तक रहा। वहां उसकी पहचान की पुष्टि के लिए अतिरिक्त जांच की गई। अंततः मई 20 की रात टीम में शामिल एनेस्थीसिस्ट योना एलियान ने उसे बेहोश कर दिया और फ्लाइट अटेंडेंट के भेष में एक इजरायली विमान से देश से बाहर ले जाया गया। इजराइल पहुंचने के बाद उसे यागुर में एक सशक्त थाने में 9 महीनों तक रखा गया। उस दौरान वह प्रतिदिन पूछताछों का सामना करता रहा, जब तक कि अप्रैल 11, 1961 को उसका मुकदमा शुरू नहीं हुआ। उस पर 15 आरोप लगाए गए, जिनमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, जनसंहार और आपराधिक संगठन की सदस्यता शामिल थी। 1 जून 1962 की आधी रात के बाद आइखमान को रामला की जेल में फांसी दे दी गई। इस बीच वीजंथल को उसके देश में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अगले वर्षों में वीजंथल ने विभिन्न तरीकों से नाजी अपराधियों की अथक खोज जारी रखी। उसने ऑस्ट्रिया में यहूदी ऐतिहासिक प्रलेखन केंद्र की स्थापना की, जहां युद्ध अपराधों के जिम्मेदार लोगों की जानकारी एकत्र की जाती थी और विस्थापितों को सहायता प्रदान की जाती थी। उसने होलोकॉस्ट की भयावहता को सटीक रूप से दर्ज करने, गवाहों से साक्षात्कार करने और मीडिया का उपयोग कर नाजियों की खोज में रुचि बनाए रखने का काम किया। वह इस बात में दृढ़ विश्वास रखता था कि सभी दोषियों को, चाहे वे उच्चाधिकारी हों या सामान्य सहयोगी, न्याय का सामना करना चाहिए। उसकी दृढ़ता ने उसे प्रसिद्ध बना दिया और 60 के दशक से उसका नाम नाजियों के शिकार से जुड़ गया। उसे 4 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यूनाइटेड किंगडम में नाइट की उपाधि मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की स्वतंत्रता पदक, फ्रांस का लेजियन डॉनर और कम से कम 53 अन्य सम्मान प्राप्त हुए। कई लोगों के लिए वीजंथल एक प्रकार के धर्मनिरपेक्ष संत बन गए। उन पर 1100 नाजी अपराधियों को खोज निकालने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनकी विरासत विवादास्पद है। अपने जीवन काल में उन्होंने कई कहानियां गढ़ीं और अपनी भूमिका को अनेकों गिरफ्तारियों में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर 2005 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने नाजियों की खोज में अपने योगदान को लेकर कई बार गलत जानकारी दी। संघर्ष के दौरान अपने अतीत के बारे में झूठे किस्से बनाए और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में भी विवरणों को तोड़ा मरोड़ा। सत्य के साथ उनके संबंध अस्पष्ट होने के बावजूद उन्होंने कई युद्ध अपराधियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी छवि विवादास्पद रही है, लेकिन न्याय की खोज में उनका प्रभाव निर्विवाद है। नाजियों का निर्वासन, मध्य पूर्व में युद्ध अपराधियों की शरण। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के केवल 3 वर्ष बाद एक कुख्यात युद्ध अपराधी ऑस्ट्रिया के लिंच की एक जेल से भागने में सफल रहा। फ्रांज स्टैंगल, जिसने सोबिबोर और त्रेब्लिंका के नरसंहार शिविरों का संचालन किया था, लगभग 10 लाख यहूदियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। उसका पलायन मार्ग उसे ग्राज, मेरानो और फ्लोरेंस होते हुए रोम तक ले गया। वहां ऑस्ट्रियाई बिशप एलोयस हुडल ने उसे शरण दी और जाली दस्तावेज प्रदान किए, जिससे वह सीरिया की यात्रा कर सका, जहां बाद में उसका परिवार भी उससे जा मिला। 1951 में स्टैंगल परिवार ब्राजील चला गया। अनजाने में ही स्टैंगल ने नाजियों के लिए एक नया पलायन मार्ग खोल दिया। मध्य पूर्व। अलोइस ब्रूनर, होलोकॉस्ट के सबसे क्रूर जल्लादों में से एक, उस समय अब भी फरार था। संघर्ष के दौरान ब्रूनर गेस्टापो में एक उच्च पद पर था, अडोल्फ आइखमान का प्रमुख सहयोगी और यहूदी मामलों विभाग का नेता था। फ्रांस, ग्रीस और स्लोवाकिया जैसे देशों में जबरन निर्वासन और सामूहिक हत्या के आयोजन में उसकी दक्षता ने उसे जनसंहार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया। आइखमान उसे अपना सर्वश्रेष्ठ एजेंट मानता था। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने जर्मनी में छिपकर जीवन बिताया, लेकिन 1954 में उसे यह आभास हुआ कि अधिकारी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर जब एक फ्रांसीसी न्यायालय ने उसे अनुपस्थित रहते मृत्युदंड की सजा सुनाई। अपने पुराने सहयोगियों की मदद से उसने स्टैंगल के नक्शे कदम पर चलते हुए मिस्र की ओर रुख किया, जो उस समय गमाल अब्देल नासेर के अधीन था। वहीं से शुरू हुआ उसका मध्य पूर्व में निर्वासन, जो उसकी मृत्यु तक कई दशकों तक चला। नासेर ने सैन्य तकनीक और मिसाइल विशेषज्ञों सहित कई जर्मन विशेषज्ञों को नियुक्त किया था,
साथ ही कुछ रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों को भी, लेकिन उसे ब्रूनर जैसे व्यक्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनका एकमात्र कौशल विनाश था। यरूशलेम के पूर्व मुफ्ती और उस क्षेत्र में नाजियों के रक्षक अमीन अल हुसैनी की सहायता से ब्रूनर सीरिया पहुंचा, जहां 1955 में उसे कार्य वीजा मिला। वहां वह दमिश्क में हथियारों की तस्करी करने वालों के बढ़ते समूह में शामिल हो गया। सीरिया की राजधानी में उसने अन्य नाजी भगोड़ों के साथ संबंध बनाए, जैसे फ्रांज राडेमाकर, जो तृतीय राइख के विदेश मंत्रालय का पूर्व अधिकारी था, और विल्हेम बाइजनर, एक जर्मन जासूस जिसे जर्मनी की विजय की स्थिति में फिलिस्तीन में यहूदी आबादी को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन सभी ने मिलकर ओरिएंट ट्रेडिंग कंपनी नामक एक फर्म बनाई, जो वास्तव में हथियारों की तस्करी के एक लाभकारी व्यवसाय का छद्म आवरण थी। उनका नेटवर्क साम्यवादी खेमे से हथियार प्राप्त करता था और उन्हें फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ लड़ रहे अल्जीरियाई प्रतिरोध यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट तक पहुंचाता था। इस गतिविधि से ब्रूनर ने बड़ी संपत्ति अर्जित की, लेकिन 1959 में उसकी किस्मत बदलने लगी। बिना उसकी जानकारी के सीरियाई एजेंट पहले से ही उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और उसकी गतिविधियां उन्हें संदेहास्पद लग रही थीं। 1959 के अंत में किसी समय सीरियाई अधिकारियों ने ब्रूनर को हिरासत में लिया और उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले गए, जहां युद्धबंदियों से पूछताछ और यातना दी जाती थी। उसे एक अंडरकवर एजेंट मानते हुए उन पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया गया और स्थिति स्पष्ट होने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। जब उसे पता चला कि उसकी जान खतरे में है, तो ब्रूनर ने खुद को बचाने का एक अंतिम प्रयास किया। उसने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह यहूदी लोगों के खिलाफ संघर्ष में अपनी भूमिका के कारण सताया जा रहा है। यह सुनते ही वहां मौजूद कप्तान की प्रतिक्रिया एकदम बदल गई। वह खड़ा हुआ और उसने उससे हाथ मिलाया। सीरिया में आपका स्वागत है, उसने कहा। मेरे दुश्मनों का दुश्मन मेरा सहयोगी है। तभी से ब्रूनर ने सीरियाई सरकार के साथ विभिन्न कार्यों में सहयोग करना शुरू कर दिया। सन 80 और 90 के दशक में दमिश्क ने उसे शरण देना जारी रखा, जबकि ऑस्ट्रिया, पश्चिमी जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों को लगातार नजरअंदाज किया गया। हर आधिकारिक उत्तर एक जैसा होता, वह व्यक्ति इस देश में नहीं है। फिर भी नाजी शिकारी सर्ज और बीएते क्लार्सफेल्ड द्वारा डाले गए मीडिया दबाव ने राजधानी में उसकी उपस्थिति को एक समस्या बना दिया। समय के साथ सरकार के लिए उसकी उपयोगिता कम होती गई। इन वर्षों के दौरान ब्रूनर की गतिविधियों पर लगातार प्रतिबंध लगाए गए, विशेषकर जब उसने राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना कर छाया में रहने से इनकार किया। चेतावनियों के बावजूद उसने जर्मन और ऑस्ट्रियाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार दिए, जिससे सरकार के उच्च स्तरों पर असहजता उत्पन्न हुई। अंततः 1996 में सीरियाई सरकार ने उससे छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसे उसके निवास स्थान से बाहर निकाला गया और मुहाजिरून थाने की एक भूमिगत कोठरी में बंद कर दिया गया। दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ब्रूनर ने अपना शेष जीवन बेहद खराब परिस्थितियों में बिताया, गंदगी और उपेक्षा से घिरा हुआ। माना जाता है कि उसकी मृत्यु 2010 में हुई। देर से मिला न्याय, 21वीं सदी में नाजियों का पीछा। विजंथल और बावर जैसे लोगों ने कभी भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। दशकों तक वे हजारों होलोकॉस्ट के जिम्मेदारों और उनके सहयोगियों को न्याय के कटघरे तक लाने में सफल रहे। हालांकि समय के बीतने के कारण आज युद्ध अपराधियों को पकड़ना समय के साथ एक दौड़ बन चुका है। यहां तक कि जो लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत कम उम्र के थे, वे आज 90 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण योहान रेब्बोगेन का मामला है, जिसे 1918 में, जब वह 94 वर्ष का था, स्टुटहॉफ एकाग्रता शिविर में पूर्व प्रहरी के रूप में पहचाना गया। उसने 1942 और 1944 के बीच वहां सेवा दी थी। चूंकि घटनाओं के समय उसकी उम्र 21 वर्ष से कम थी, उसे म्यूंस्टर की किशोर अदालत में पेश किया गया। उस पर आरोप था कि वह साइक्लोन बी गैस के प्रयोग द्वारा 100 से अधिक पोलिश कैदियों और 77 सोवियत सैनिकों की मृत्यु का जिम्मेदार था। एक और समान मामला 1919 में सामने आया, जब 93 वर्षीय ब्रूनो डे को 1944 और 1945 के बीच नरसंहार शिविर में 5000 से अधिक लोगों की हत्या में सह अपराधी होने के लिए दोषी ठहराया गया।
इन व्यक्तियों की खोज और अभियोजन जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में स्थित लुडविग्सबुर्ग शहर में सक्रिय एक विशेष टीम के कारण संभव हो सका है। वहां 1958 से नेशनल सोशलिज्म अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय कार्यालय कार्यरत है। इसका कार्य यह है कि होलोकॉस्ट के अंतिम बचे अपराधियों को ढूंढा जाए जो अब तक न्याय का सामना नहीं कर सके हैं और जिन्हें अभी भी अभियोजन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। हर वर्ष इस संस्था के अभियोजक लगभग 30 संदिग्धों की पहचान करते हैं जो अभी जीवित हैं। इसके बाद मामलों को क्षेत्रीय अभियोजकों को सौंप दिया जाता है जो यह तय करने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लेते हैं कि क्या साक्ष्य किसी मुकदमे की शुरुआत के लिए पर्याप्त हैं। 21वीं सदी की शुरुआत से अब तक इस सघन प्रक्रिया के तहत 6 मुकदमे हो चुके हैं जिनमें ऊपर उल्लेखित मामले भी शामिल हैं। वर्तमान में आरोपियों की न्यूनतम आयु लगभग 90 वर्ष होती है और इनमें से अधिकांश ने नाजी शासन के अंतर्गत निम्न पदों पर कार्य किया था: प्रहरी, रसोई कर्मचारी, चिकित्सक और संचार ऑपरेटर। समस्या यह है कि इनमें से कई अभियुक्त मुकदमों के समाप्त होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे दंड सुनाए जाने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 1913 में केंद्रीय कार्यालय ने ऑश्विट्ज में कार्यरत 30 ऐसे लोगों की एक सूची बनाई जिन्हें तत्काल न्याय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता था। फिर भी केवल 5 ने ही न्याय का सामना किया, क्योंकि बाकी या तो सुनवाई से पहले मर चुके थे या मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। इसके बावजूद इस संस्था का महत्व केवल सुनाए गए निर्णयों की संख्या में नहीं है, बल्कि उस संदेश में है जो वह दुनिया को देती है: मानवता के विरुद्ध कोई भी अपराध भुलाया नहीं जाएगा। इसके कार्यों के कारण नाजी युग के भयानक कृत्यों में भाग लेने वाले लोगों को यह जानकर जीवन व्यतीत करना होता है कि किसी भी समय न्याय उन्हें पकड़ सकता है। इसकी उपस्थिति होलोकॉस्ट के पीड़ितों की स्मृति को जीवित रखती है और दुनिया को याद दिलाती है कि 1933 से 1945 के बीच किए गए अत्याचार कितने भीषण थे। इन अपराधों का इतिहास इतना भयावह है कि उसे भुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, चाहे कितनी भी दशकें क्यों न बीत जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नाजीवाद के पतन का संकेत था, लेकिन इसने न्याय की खोज को समाप्त नहीं किया। दशकों तक पलायन के नेटवर्क, विभिन्न संस्थाओं की मिलीभगत और उन लोगों के प्रयास उजागर होते रहे जिन्होंने युद्ध अपराधियों का पीछा किया। कुछ को दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व या यहां तक कि यूरोप में शरण मिली, ऐसे शासन के संरक्षण में जिन्होंने रणनीतिक हितों के कारण उन्हें सुरक्षित रखा। अन्य को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। फिर भी कई कभी भी अपने कार्यों के परिणामों का सामना नहीं कर पाए और समय बीतने के साथ साथ उन्हें अभियोजन में लाने की संभावना कम होती गई। फिर भी जर्मनी में नेशनल सोशलिज्म अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय कार्यालय ने अपना कार्य जारी रखा है, यह दिखाते हुए कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए न्याय कभी समाप्त नहीं होता। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि स्मृति के महत्व की एक चेतावनी भी है। एसएस द्वारा किए गए अत्याचारों को भुलाया नहीं जाना चाहिए और दंड से छूट अस्वीकार्य होनी चाहिए। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाए, इतिहास उनके नाम, उनके कृत्य और उनकी विचारधारा के परिणामों को याद रखता है। न्याय, चाहे देर से ही क्यों न हो, पीड़ितों को सम्मान देने और मानवता की सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आवश्यक है।